हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो है द पोर्ट मेकर, इस चैप्टर के आज हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर्सनली चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अगर आप चाहे किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को गो थ्रू करना तो आप नीचे दिए गए स्टाइलमेंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड के पोर्शन में दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, look at the pictures given below and identify the vocation. Now list at least 5 more vocations. तो हमें इन इमेजेस को देखते हुए देखना है कि इनके कौन कौन से व्यवसाय हैं, कौन कौन से कारोबार हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है आर्टिजन। तो जो भी अपने हैंड्स के थ्रू अपने हैंडक्राफ्ट को शोकेस करते हैं वो आर्टिजन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टर, जो पोर्ट्स बनाने का काम करते हैं। आगे है हमारे पास वीवर, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास कारपेंटर, जो लकड़ से किसी नए आर्टिक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं। एंड इसी के साथ हमें 5 मोर वोकेशंस को भी यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिशियन, जो बिजली का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉबलर, उसके बाद है ब्यूटिशियन, आगे है शेफ, एंड लास्ट है हमारे पास प्लम्बर। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज कॉमन अमंग दिस पिक्चर्स। तो इन पिक्चर्स में जो हमारे पास 4 वोकेशंस दिखाए गए हैं उनमें क्या कॉमन है वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है, ऑल द पिक्चर्स शो पीपल एंगेज इन ट्रेडिशनल स्किल बेस्ड वर्क वेयर दे क्रिएट थिंग्स बाय हैंड यूजिंग देयर एक्सपर्टीज। तो इन चारों ही तस्वीर में जो वर्कर्स दिखाए गए हैं वो सबसे पहले तो अपनी स्किल का यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, उसको बना रहे हैं अपने हैंड्स और अपनी स्किल का बहुत ही अच्छे तरह से यूज करते हुए। साथ ही साथ ये चारों ही वर्कर्स क्या है, हार्ड वर्किंग है, जो अपने हाथों का यूज कर रहे हैं एंड अपने टाइम को भी यहाँ पर कुछ नया और प्रोडक्टिव बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे हमारे पास है, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं वोकेशन। तो ये जो ब्लैक स्पेस आप देख रहे हैं इसे हमें अल्फाबेट्स OCTI एंड N से हमें यहाँ पर फिल करना है। लास्ट है हमारे पास, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंसान अपने खुद हाथों से बनाता है उसे हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। वही मशीन मेड प्रोडक्ट्स वो है जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहला है प्रोडक्शन मेथड। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मैन्युअली स्किल्ड आर्टिशियंस के थ्रू बनाए जाते हैं। वही मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो मशीन्स एंड ऑटोमेशन के थ्रू मैन्युफैक्चर होते हैं। आगे है टाइम रिक्वायर्ड, तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्गर टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है उसके अपने स्किल को यहाँ पर शोकेस करने के लिए। वहीं पर मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो है वो क्विकली एक टाइम के थ्रू बहुत ही इजीली बन जाते हैं। यूनिकनेस की बात अगर हम करें तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स अक्सर यूनिक होते हैं, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग ही होता है एंड अपने एक यूनिकनेस को कैरी करता है। वही मशीन मेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, या हम इसे कहते हैं आइडेंटिकल होते हैं देखने में। इसके बाद आगे पेज नंबर 37 के ऊपर चेक योर अंडरस्टैंडिंग पोर्शन दिया हुआ है, जहां फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक पोर्ट मेकिंग इज इजी, इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो क्या आपको लगता है पोर्ट मेकिंग इजी प्रोसेस है? तो आंसर इज नो। तो इस चैप्टर में हम सेंटिला के एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि पोर्ट मेकिंग जो है वो इजी जॉब नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। इसको धैर्य भी चाहिए, इसको बहुत रेगुलर प्रैक्टिस भी चाहिए और एक स्किल बेस्ड वर्क है ये। द प्रोसेस इज टायरिंग, यानी थका देने वाला काम है, एंड बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी लगता है। क्यों टाइम लगता है? एज द क्ले हैज टू बी कलेक्टेड, पहले हमें क्ले को कलेक्ट करना पड़ता है, देन उसको प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसको शेप देनी है केयरफुली। पोर्टर व्हील का यूज कर, जो देख रहे हैं ना ये पोर्टर व्हील है, पोर्टर व्हील के ऊपर हमें क्ले को रखना है, उसके बाद उसको प्रॉपर शेप देनी है एंड देन हमें उसको ड्राई भी करना है एंड लास्ट में उसको एक भट्टी में यानी कि किल में या उसको हमें फायर करना है सो दैट वो मजबूती से जो है अपनी शेप को ले सके। इवन अ स्मॉल मिस्टेक, अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती है, कैन स्पॉइल द एंटायर कोट, एक छोटी सी गलती भी पूरे के पूरे पोर्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोर्ट मेकर। तो इस चैप्टर में जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी सेंटिला, क्या वो अपने पोर्ट मेकिंग की ड्रीम को फुलफिल कर पाएगी? तो आंसर इज यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम।
बिकॉज शी शोड ग्रेट पैशन एंड डिटर्मिनेशन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। यानी बचपन से ही सेंटिला का पोर्ट मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा प्यार था एंड वो इसके लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय था उसके दिमाग में कि हाँ उसको पोर्ट मेकिंग ही करना है। He secretly observe expert porters, यानी जो उससे बड़े जो पुराने टाइम से पोर्ट मेकिंग का काम करते थे उनको सीक्रेटली ऑब्जर्व करती थी, प्रैक्टिस परसिस्टेंटली यानी रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ फेलियर विद हर मॉम, received guidance from Onula and finally when left alone made a full batch of ports equal to her mother's count। तो कहने का मतलब है कि वो अपने से बड़े पोर्टर्स को भी देखती थी वो कैसे पोर्ट मेकिंग करती हैं, एंड हालांकि उसकी मदर ने उसको पोर्ट मेकिंग सिखाने की कोशिश भी की, 1 साल तक वो फेल भी होती रही, फिर भी उसके दिमाग से जो पोर्ट मेकिंग का भूत था वो कभी नहीं उतरा। फाइनली ओनुला ने क्या किया, उसको गाइडेंस प्रोवाइड की, उसको बताया कि किस तरह से पोर्ट बनाना है, उसका जो हमें टॉप को किस तरह से यहाँ पर बनाना है। एंड फाइनली जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है तो जो पोर्ट जो सेंटिला ने बनाए थे वो उतने ही अच्छे थे जितने उसके मदर के पोर्ट्स अच्छे थे। एंड फाइनली इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक मैसोबा यानी जो सेंटिला के फादर थे एंड एरेनला जो उनकी मदर थी वुड सपोर्ट सेंटिला, गिव अ रीजन। तो इसका आंसर है मैसोबा वुड सपोर्ट सेंटिला बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हर डीप इंटरेस्ट एंड रिकॉग्नाइजेस हर नेचुरल एबिलिटी इन पोर्ट मेकिंग। तो हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मैसोबा जो है वो सेंटिला को सपोर्ट करेंगे बिकॉज उनको पता है कि उनकी बेटी का पोर्ट मेकिंग के लिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट है एंड उनका नेचुरल टैलेंट है पोर्ट मेकिंग करना। वहीं पर एरेनला जो सेंटिला की मदर है डिड नॉट सपोर्ट सेंटिला एट फर्स्ट बिकॉज हर ओन एक्सपीरियंस मेड हर सी पोट्री एज टायरिंग वर्क विद लिटिल रिवार्ड। तो सेंटिला की जो मदर है एरेनला वो खुद एक पोर्ट मेकर है एंड उन्हें पता है कि जो पोर्ट मेकिंग का काम है बहुत ज्यादा टायरिंग है यानी थका देने वाला है, साथ ही साथ जो इसके लिए जो रिटर्न्स आते हैं यानी उनको जो इनकम होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो पेज नंबर 41 के ऊपर दिए गए हैं, जहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। तो ओनुला कौन थी, हमारे गर्ल्स डॉर्मेटोरी की सुपरवाइजर थी एंड सेंटिला के लिए एक मेंटर भी थी। तो क्या ओनुला ने सेंटिला की यहाँ पर मदद की, अगर हाँ तो भी हमें यहाँ पर रीजन को स्टेट करना है, अगर नहीं तब भी हमें यहाँ पर रीजन को बताना है। तो आंसर इज यस, Onula's support helped Scintilla a lot. Onula understood that Scintilla was nervous and guided her patiently. तो ओनुला को ये पता लग गया था कि सेंटिला जो है वो पोर्ट इसलिए नहीं बना पा रही बिकॉज वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती थी जब वो पोर्ट को शेप देने की कोशिश करती थी। इसीलिए ओनुला ने बहुत ही पेशेंटली यानी बहुत ही धैर्य को रखते हुए सेंटिला को यहाँ पर पोर्ट मेकिंग करना सिखाया। शी टॉट हर करेक्ट टेक्निक एंड बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस। तो उसने उनको जो सेंटिला है उनको करेक्ट टेक्निक सिखाई कि किस तरह से यहाँ पर पोर्ट को शेप देना है एंड उसके कॉन्फिडेंस को भी यहाँ पर बूस्ट किया। बिकॉज ऑफ ओनुला's एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस सेंटिला वाज एबल टू इम्प्रूव हर स्किल्स एंड फाइनली मेक अ परफेक्ट पोर्ट। तो ओनुला की इसी मदद के कारण से जो सेंटिला है उसको पोर्ट मेकिंग कहीं ना कहीं बनाना उसको आ गया एंड अपनी स्किल्स को भी उसने यहाँ पर बहुत हद तक इम्प्रूव किया। तो यानी कि हाँ हम कह सकते हैं ओनुला ने यहाँ पर सेंटिला की पोर्ट मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा उसकी मदद की। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पोर्ट्स, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर। तो सेंटिला अक्सर अपने मदर को पोर्ट बनाते हुए देखती थी, उसका यह बिहेवियर उसके कैरेक्टर के बारे में हमें क्या बताता है वो हमें यहाँ पर इलैबोरेट करना है। तो इसका आंसर है, दिस टेल्स अस दैट सेंटिला वाज अ स्मार्ट, क्यूरियस एंड डिटरमिन्ड लर्नर। तो यह हमें बताता है कि जो सेंटिला है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी यानी कि बहुत ही ज्यादा समझदार थी, क्यूरियस यानी कुछ नया जानने के लिए इच्छुक थी एंड डिटरमिन्ड यानी उसका पूरा दृढ़ निश्चय था कि हाँ उसको पोर्ट मेकिंग को सीखना है, मतलब कैसे भी सीखना है। इवन व्हेन शी कुड नॉट लर्न डायरेक्टली फ्रॉम हर मदर शी डिड नॉट गिव अप। तो उसकी मदर हमें पता है स्टार्टिंग में उसको पोर्ट मेकिंग नहीं सिखा रही थी, तो चाहे वो डायरेक्टली नहीं सीख पा रही थी बट शी केयरफुली वॉच्ड हर मदर मेकिंग पोर्ट्स एंड लर्न स्टेप बाय स्टेप। यानी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सिर्फ स्मार्ट लर्निंग के थ्रू उसने क्या किया, अपने मदर के एक एक स्टेप को, उसकी एक एक बारीकी को नोट किया कि उसकी मदर कैसे पोर्ट को शेप देती है, कैसे उसके माउथ को यहाँ पर क्रिएट करती है। So this shows her strong interest in poetry and her willingness to learn by observing
एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस पेशेंटली। तो ये बताता है कि जो सेंटिला है वो स्मार्ट लर्नर है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर रही है, यानी खुद से सिर्फ देखने से एंड ऑब्जर्व करने से अपनी मदर को वो यहाँ पर सीख रही है, एंड बहुत ही पेशेंटली यानी धैर्य को रखते हुए वो यहाँ पर पोर्ट मेकिंग के इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पेज पर जो इवेंट्स दिए गए हैं चैप्टर में वो अनसीक्वेंशियल मेथड में इस टेबल फॉर्मेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। हमें जैसे जैसे चैप्टर में इवेंट्स आए हैं वैसे वैसे सीक्वेंशियल मेथड में इन सबको अरेंज करना है। तो सबसे पहला इवेंट क्या था, सेंटिला वाज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर विद हर मदर। तो सेंटिला शुरू से ही पैशनेट थी बट अपनी मदर से उसने कभी भी इस बात को शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज सेंटिला ने एक बार ओवरहर्ड कर लिया था अपनी मदर को ये कहते हुए कि पोर्ट मेकिंग एक टायरिंग जॉब है एंड उसे बहुत ही कम इनकम होती है पोर्ट मेकिंग के थ्रू। थर्ड इवेंट है सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एक्सपर्ट पोर्ट मेकर क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पोर्ट्स। देन है द विलेज काउंसिल कॉल्ड मैसोबा टू नो अबाउट एरेनलास अनविलिंगनेस, यानी वो क्यों नहीं सिखा रही थी सेंटिला को पोर्ट मेकिंग करना। फिफ्थ इवेंट है सेंटिला लर्नड द आर्ट ऑफ पोर्ट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वाज अनसक्सेसफुल। तो चाहे 1 साल तक उसने सीखा स्टिल वो जो है अपने आप से खुद से जो है पोर्ट मेकिंग नहीं कर पाई। आगे है ओनुला गाइडेड सेंटिला इन आर्ट ऑफ पोर्ट मेकिंग। आगे उसके बाद हमारे पास ओनुला आई जिसने सेंटिला को यहाँ पर गाइड किया। नेक्स्ट इवेंट है सेंटिला वाज एबल टू मेक पोर्ट्स क्विकली एंड स्किलफुली जस्ट वन लेस देन हर मदर्स। तो उसने एक से बढ़ के एक जो है पोर्ट्स को यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। एरेनला मेड अ न्यू बैच ऑफ पोर्ट एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वाज अनवेल। तो एरेनला काफी ज्यादा जो है बैक पेन के फेस कर रही थी जिस कारण से उसने सेंटिला को कहा कि तुम कंटिन्यू करो पोर्ट मेकिंग को बनाना। लास्ट इवेंट था ओनुला observed 2 rows of pots inside the work shed which she felt was work of 2 people। तो उसने जो है लास्ट में और उन्होंने देखा कि 2 डिफरेंट जो लाइंस लगी हुई थी पोर्ट्स की एंड वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि ये 2 अलग अलग लोगों ने यहाँ पर बनाई है। एंड स्टूडेंट्स इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की तरफ, जहां पहले हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, हमें इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है एंड इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आगे आंसर भी करना है। चलिए पहले एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट इज आल्सो टेडियस। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। It take months to bring out batch of pots after so much labor, and the reward a few rupees. But if Scintilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough cloth for her family. Weaving is not messy like pot making and can be done indoor in all seasons. Also, the time spent on weaving one shawl is much less and return is handsome. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग। यानी एरेनला जो सेंटिला की मदर थी वो क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी वीविंग यानी कपड़े बुनने का काम सीखे। तो इसका आंसर है एरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट इज इजियर, ये आसान है, लेस मेसी है यानी उतनी गंदगी नहीं होती है एज कंपेयर टू पोट मेकिंग। इट कैन बी डन इनसाइड द हाउस यानी इंडोर किया जा सकता है, हर एक सीजन में ये किया जा सकता है एंड इससे जो टाइम है वो भी बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू मेकिंग वन शेल्फ ऑफ पोट्स। तो ये सभी रीजन है जिस कारण से एरेनला चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वो वीविंग का काम सीखे। नेक्स्ट है इट आल्सो अर्न्स मोर मनी यानी इससे पैसा भी ज्यादा आ रहा था। शी फील्स वीविंग विल गिव सेंटिला अ मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर लाइफ। तो इस हिसाब से जो एरेनला है वो अपनी बेटी की भलाई सोचते हुए ये सभी रीजंस देती है जो जस्टिफाई कर रहा था कि वो क्यों चाहती है उसकी बेटी वीविंग का काम सीखे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पोट मेकिंग एज पर एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर वीविंग किस तरह से पोट मेकिंग से बढ़िया है उसके एक एडवांटेज को यहाँ पर हमने गिनाना है। तो वन एडवांटेज ऑफ वीविंग ओवर पोट मेकिंग इज वीविंग कैन बी डन इंडोर्स in all season, whereas pot making requires going outdoors to collect clay and dry pot in the sun. तो जो वीविंग है वो तो घर के अंदर भी की जा सकती है, हर एक सीजन में उसको किया जा सकता है, वहीं पर जो पोट मेकिंग है
उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्ले को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, देन उसको शेप देना, ये सभी जो है बाहर के काम है, यानी आउटडोर एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है द टाइम स्पेंट ऑन मेकिंग वन शॉल इज मच लेस देन बैच ऑफ पोट्स, यानी अगर आप एक शॉल बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू जब आप पोट के एक बैच को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। सो एक कहा था, हमने दो एडवांटेज को यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। तो हैंडसम के यहाँ पर दो मतलब है, एक तो होता है जो मैनली फिगर को यहाँ पर शोकेस करता है, एंड दूसरा होता है बहुत ही अच्छी इनकम। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो है वो हैंडसम का मतलब कहा गया था कि जो वीविंग है वो बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी को जनरेट करता है, यानी उससे बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो उसी के बिहाफ पर दो स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट है माई फादर इज हैंडसम मैन, तो ये तो फर्स्ट मीनिंग हो गया, इस एक्सट्रैक्ट में तो ऐसे मीनिंग की कोई बात नहीं की गई। वहीं पर सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद उनको हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा उनको मिलने वाला है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब हैंडसम का दोनों ही है, बट इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर पूछा गया था तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है एंड द रिवार्ड, व्हाट इज ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेश्चन मार्क हियर। तो जो ये क्वेश्चन पूछा है एंड द रिवार्ड, ये एक आयरोनिकल इफेक्ट को जनरेट करता है। आयरोनिकल इफेक्ट का क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेशन तो एज अ रीडर हमारी ये थी कि बहुत मेहनत करते हैं पोर्ट मेकर्स, तो बहुत ज्यादा पैसे भी आते होंगे, बट रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। तो ये क्या हो गया, एक आयरोनिकल क्वेश्चन हो गया। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जब आपस में क्लैश कर जाए, यानी कि अलग अलग हो, तो उसे हम आयरोनिकल इफेक्ट कहते हैं। तो आगे आंसर है एरेनला आस्क द क्वेश्चन एंड देन आंसर्स इट हरसेल्फ विद अ फ्यू रुपीज। तो पहले क्वेश्चन पूछती है, इसे हम रेटोरिकल क्वेश्चन भी कहते हैं, जहां पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बाद डायरेक्टली उसका आंसर खुद ही से दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, रेटोरिकल क्वेश्चन है। दिस शोज दैट द रिवार्ड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द हार्ड वर्क शी डज। तो ये शोकेस करता है कि जो जितनी वो मेहनत करती है उसके कंपैरिजन में जो रिवार्ड है, यानी जो इनकम जनरेट हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड हर फ्रस्ट्रेशन, यानी जो गुस्सा उसमें भरा हुआ था, एंड द अनफेयरनेस ऑफ हर सिचुएशन, यानी इतनी मेहनत के बावजूद भी उसकी मदर को पोर्ट मेकिंग से इतना कम प्रॉफिट हो रहा है, एंड उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस क्वेश्चन को पूछने के थ्रू वो हमारे एज अ रीडर्स के माइंड में वो उसको शोकेस करती है कि हाँ इतना गुस्सा है उसके मन में। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। तो एक्सट्रैक्ट में लिखा है Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. She watched Scintilla clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. When Scintilla wearily left the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. तो इस एक्सट्रैक्ट पे बेस पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें एप्रोप्रिएट रीजन देना है फॉर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमारे पास है Onula feels Scintilla's effort at making a pot making is clumsy, यानी वो बहुत ही ज्यादा उलझी हुई थी, बहुत ज्यादा खलारा उसने जो है वो डाल रखा था। इसका रीजन क्या है, बिकॉज शी वॉज टू टेंस्ड, वो बहुत ही ज्यादा जो है नर्वस थी, टेंस थी, एंड सीम्स शी हैज लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस टू गिव इट अ परफेक्ट शेप। एक तो बहुत ज्यादा टेंस थी, बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, साथ ही साथ उसने अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर दिया कि वो कभी पोट मेकिंग कर पाएगी। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहले हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट। तो ये स्टेटमेंट किसने गई थी, ये ओनुला ने सेंटिला को कहा था। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है दिस शोज दैट ओनुला वाज, तो ये ओनुला के कौन से कैरेक्टर को यहाँ पर शो करता है। सो दिस शोज दैट ओनुला वाज थॉटफुल एंड जनरस नेचर्ड, यानी कि दूसरों के बारे में सोचने वाली और एक ऐसी लेडी थी जिसको रिटर्न के बदले कुछ भी नहीं चाहिए था, जस्ट वो चाहती थी कि सेंटिला अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जनरस नेचर्ड थी, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा थॉटफुल भी थी। एंड फर्दर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अफेक्ट ऑफ अ कोर्स।
तो कोज का अफेक्ट यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है, तो बहुत ही इजी है जानना, जहां पर भी एज अ रिजल्ट लिखा हो तो रिजल्ट कब आएगा, एक अफेक्ट ही तो होता है ना। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। सो स्टेटमेंट है एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। इसका कोज क्या था, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका कोज, तो इसका कोज था जब वो सेंटिला जब पोर्ट बना रही थी तो बहुत ज्यादा नर्वस थी, बहुत ज्यादा टेंस थी एंड अपने कॉन्फिडेंस को लूज उसने कर दिया था। तो इसका अफेक्ट ये हुआ कि जो क्ले था वो अपनी राइट शेप नहीं ले पा रहा था। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ओनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पोर्ट। हियर द वर्ड फैशन, तो ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो फैशन का मतलब होता है क्रिएट करना, यानी कि उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया। किसने क्रिएट किया, ओनुला ने यहाँ पर क्रिएट किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो जब सेंटिला बार बार ट्राई कर रही थी एक प्रॉपर पोर्ट बनाने का, बट स्टिल जो उसका क्ले है वो मिसहैपन लंप की तरह यानी कि फ्लैट जो है सरफेस के ऊपर गिरता जा रहा था, तो तब सेंटिला के दिमाग में कौन सी फीलिंग आई होगी। सो सेंटिला माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। यानी तो वो डिसअपॉइंट होगी कि खुद से मेहनत तो कर रही है बट स्टिल उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। सेकेंडली फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई होगी, यानी कि वो नाराज भी होगी कि हाँ इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ स्टिल मेरे को प्रॉपर पोर्ट बनाना तक नहीं आया। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए आंसर्स की लेंथ हो सकता है आपको यहाँ पर लंबी देखने को मिले, बट एक्चुअल में आंसर्स बहुत ही इजी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी यहाँ पर आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। स्टिल रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर आंसर्स को मेंशन किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पोर्ट मेकर एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। तो सेंटिला अक्सर ही एक्सपर्ट पोर्ट मेकर्स को देखती थी पोर्ट्स बनाते हुए, तो वो कौन से प्रोसेस को यहाँ पर नोटिस करते हैं, वो हमें यहाँ पर वन बाय वन प्रोसेस बताना है कि शुरू से लेकर एंड तक एक पोर्ट कैसे बनता है। सो आंसर है एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला द पोर्ट मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस। सबसे पहले क्या करते थे, ग्रे एंड रेड क्ले को रिवर बैंक से कलेक्ट किया जाता था। देन लोडेड इन कैरिंग बास्केट्स, यानी बास्केट में उसको लोड करके, जब देख रहे हैं ना बास्केट में उसको लोड करके अप हिल तक या फिर जो भी उनका वर्कशॉप था वहां तक ले जाया जाता था। देन है क्ले इज सोक्ड इन ट्रफ एंड देन स्टफ्ड इनटू बैम्बू सिलेंडर्स वेयर इट इज पाउंडेड टू सॉफ्टन इट। यानी उसके बाद जो क्ले है उसको ट्रफ में यानी एक लंबी सी ट्यूब में डाला जाता था एंड देन उसको बैम्बू सिलेंडर्स के हेल्प से उसको पीटा जाता था, उसको सॉफ्टन किया जाता था यानी मुलायम बनाया जाता था। थर्ड प्रोसेस है द पोर्टर पुशेस द लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ सॉफ्टन्ड क्ले ऑन अ रोटेटिंग व्हील एंड डेफ्टली शेप्स द क्ले यूजिंग द स्पैटुला हेल्ड इन द राइट हैंड। यानी अब लेफ्ट एंड राइट हैंड का यहाँ पर यूज करके उस जो पोर्ट की जो क्ले है उसको पोर्ट का आकार दिया जाता था, उसकी शेप दी जाती थी। आगे है फोर्थ स्टेप, आफ्टर 2 or 3 days पोर्ट्स आर गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन शेप एंड टेस्ट कंसिस्टेंसी। यानी कि 2 से 3 दिन के बाद उसी पोर्ट्स को दोबारा से फाइनल टच दिया जाता था, जो भी छोटी मोटी जो कमियां जो थी उसको यहाँ पर रेक्टिफाई किया जाता था, उसको रिमूव किया जाता था। फिफ्थ स्टेप है दे आर देन ड्राइड इन द सन, यानी उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता था। लोडेड ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी किसके ऊपर रखते थे उसको, ड्राई बैम्बू या फिर हे यानी कि जो घास फूस है उसके ऊपर जो भी पोर्ट्स बनाए हैं उसको यूनिफॉर्म मैनर में अरेंज कर दिया जाता था। कवर्ड विद द सेम मटेरियल एंड ऊपर से भी उसको उसी मटेरियल के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कवर कर दिया जाता था, सो दैट ऊपर से भी किसी भी तरह का कोई डेंट इस पे ना आए। लास्ट स्टेप क्या है, एंड द किल इज फायर्ड केयरफुली टू अवॉइड ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग। लास्ट प्रोसेस क्या है कि भट्टी में उन पोर्ट्स को रखा जाता था, उन पोर्ट्स को भट्टी के अंदर रखा जाता था, सो दैट वो अपनी जो उसकी शेप है उसको एक तो मेंटेन कर सके, साथ ही साथ उसमें जो मजबूती है वो भी आ सके। इसमें ध्यान रखना था ना तो ओवर फायरिंग हो, यानी ना तो वो ज्यादा जले, ना ही अंडर फायरिंग हो, बिकॉज दोनों ही पोर्ट्स की कंसिस्टेंसी को यहाँ पर खराब कर सकते थे। तो ये सारी प्रोसेस है एक पोर्ट को बनाने की, जैसे ही सेंटिला ने उसको ऑब्जर्व किया। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मैसोबा बाय द विलेज काउंसिल। तो विलेज काउंसिल ने क्या किया था, मैसोबा को अपने पास बुलाया और उसको एक वार्निंग दी।
तो वो कौन से वार्निंग दी थी उसका हमें यहाँ पर आंसर करना है। The warning given to Mesoba by village council was that he must remind Arenla to teach Santilla the art of pot making. तो उन्होंने मेसोबा को बुलाया और ये कहा कि उसको अपनी वाइफ को यानी अरेनला को ये बताना पड़ेगा कि उसकी जो बेटी है यानी सेंटिला को वो पोट मेकिंग की स्किल सिखाए। नेक्स्ट है द काउंसिल कॉशन्ड दैट इफ अरेनला डिड नॉट पास ऑन हर स्किल दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट कुड डाई आउट। यानी अगर एरेनला ही अपनी बेटी को नहीं ये स्किल सिखाएगी तो ये तो जो स्किल है ये तो मर जाएगी, यानी कुछ टाइम के बाद पोट मेकिंग किसी को भी नहीं आती होगी। आगे है दे एम्फसाइज्ड that such skill was not a personal property of any individual but belong to the community। यानी ये किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। सिंबलाइजिंग इट्स ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, जो उनके इतिहास को और उनके कल्चर को यहाँ पर सिंबलाइज करती है। यानी पोट मेकिंग और उनके जो बनाए गए पोट्स थे वो उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था, ना कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता था। आगे है द स्किल शुड बी हैंडल्ड ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। यानी ये स्किल मस्ट होनी चाहिए कि वो एक जनरेशन से यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होए। लास्ट है देयरफॉर एक्सपर्ट्स लाइक अरेनला वर ऑब्लाइज्ड टू शेयर देयर नॉलेज not only with their own children but also with anyone willing to learn। यानी अरेनला के लिए ये ऑब्लाइज था, यानी उसके लिए कंपल्सरी था कि वो अपनी नॉलेज को ना सिर्फ अपने बच्चों तक लिमिटेड रखे बल्कि हर उस इंसान के साथ शेयर करे जो वो चाहता है कि पोट मेकिंग करे। यानी कि इस तरह से मेसोबा को यहाँ पर एक लास्ट वार्निंग दी थी कि अरेनला को अपनी बेटी सेंटिला को पोट मेकिंग स्किल सिखानी ही होगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है How did Santilla feel when she failed at pot making even after a year of training with her mother? यानी विलेज काउंसिल की बात मानते हुए एरेनला ने अपनी बेटी को पोट मेकिंग की स्किल सिखाने तो स्टार्ट कर दी, बट सेंटिला से 1 साल की प्रैक्टिस के बाद भी प्रॉपर एक भी पोट नहीं बना। तो इससे सेंटिला क्या फील कर रही होगी उसको हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है सेंटिला फेल्ट डीपली डिसअपॉइंटेड एंड डिस्करेज्ड when she failed even after a year of training। यानी वो खुद से बहुत ज्यादा नाराज एंड डिस्करेज, यानी उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया जब 1 साल के बाद भी उससे प्रॉपर पोट नहीं बना। She began to doubt her ability and felt hurt by her mother's continued disapproval। यानी उसको खुद की क्षमता पर एक डाउट होना स्टार्ट हो गया एंड उसके मदर भी कंटिन्यूसली उसको कोई ना कोई ताने मारती थी कि तुमसे ये सही नहीं बना, ये तुमसे प्रॉपर शेप नहीं बनी। तो ये इस सब से भी जो है सेंटिला बहुत हर्ट होने लगी। Despite her strong desire to learn, repeated failure made her feel helpless and emotionally burdened। तो चाहे कोशिश तो सेंटिला पूरी कर रही थी बट रिपीटेड फेलियर यानी बार बार फेल होने के कारण से वो हेल्पलेस एंड इमोशनली बर्डन फील करने लगी। However, her sadness did not turn into bitterness। यानी उसकी ये सैडनेस एक नाराजगी में नहीं बल्कि it strengthened her resolve to continue learning silently। बल्कि उसको इस तरह उसने कन्वर्ट कर लिया कि वो साइलेंटली यानी सबसे अलग होकर खुद ही से सेल्फ लर्निंग करना उसने स्टार्ट कर दिया। शोइंग हर प्रिजर्वेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। तो प्रिजर्वेंस क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जब कोई पर्सन एक चीज के पीछे बहुत ही दृढ़ निश्चय से पड़ जाए, उसको बार बार प्रैक्टिस करता रहे, उसके लिए पूरे जी जान लगा दे, तो उसको हम कहते हैं प्रिजर्वेंस। तो ये उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर शोकेस करता है एंड साथ ही साथ उसकी इनर स्ट्रेंथ को भी यहाँ शो करता है। एंड आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ओनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिना एक्सप्लेन। तो चैप्टर में आई इस लाइन का क्या मीनिंग है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर है ऑन हर वे बैक फ्रॉम एरेनला's क्रेमिनेशन। यानी जब ओनुला वापिस अपने घर की तरफ जा रही थी एरेनला के अंतिम संस्कार के बाद, तो ओनुला एंटर्ड द वर्कशेड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एज इट वाज स्लाइटली ओपन्ड बट स्टॉप्ड सडनली। तो ओनुला जो है जब वापस जा रही थी तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता से जो है वर्कशेड की तरफ देखा, यानी जहां पर सेंटिला और उसकी मदर काम कर रही थी वहां पर उसने देखा तो उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने एंटर किया एंड वो एंटर होते ही रुक गई यानी स्टॉप हो गई। एंड उसने क्या देखा? शी सो 2 नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पोट्स स्टूड साइड बाय साइड। तो उसने 2 रोज को यहाँ पर नोटिस किया जो न्यूली मेड पोट से भरी हुई थी। ओनुला स्टूड देयर साइलेंटली बिकॉज शी वाज एस्टोनिश्ड
as she could not find any difference among them। तो वो वहां पर हैरानी से और बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई, बिकॉज वो इन दोनों ही जो रोज है पोर्ट्स की, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं नोटिस कर पा रही थी। यानी हमें पता है एक तो उसकी मदर ने बनाई थी, एरेला ने बनाई थी, एंड दूसरी सेंटिला ने बनाई थी। तो दोनों ही जो रोज है उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं था। इस बात को देखकर ओर्नेला बहुत एस्टोनिश यानी बहुत हैरान हो गई। The perfectly shaped pots made by Scintilla reveal her natural talent, something unexpected and extraordinary। तो सेंटिला के द्वारा बनाए गए वो पोर्ट्स उसके नेचुरल टैलेंट यानी कि ऐसे टैलेंट जो उसको जन्म से मिले हैं उसको शोकेस करता है, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, यानी नॉर्मल इवेंट वो नहीं था। She realizes that Scintilla has mastered the craft without formal teaching। यानी बिना किसी भी फॉर्मल टीचिंग के, यानी बिना कोई स्कूल जाए या बिना किसी से भी कुछ शिक्षा प्रॉपरली ग्रहण किए, उसने खुद ही से इतने अच्छे से पोर्ट्स को क्राफ्ट करना सीख लिया। The new phenomena refers to the rare emergence of true skill guided by instinct and passion। तो यहाँ पर सेंटिला में दोनों ही बात नोटिस की जाने वाली थी। एक तो उसका इंस्टिंक्ट था, यानी उसकी मदर भी जो है पोर्ट अच्छा बनाती थी, तो उसको एक हिसाब से उसके जीन्स में ही ऐसा था कि वो पोर्ट अच्छा बनाएगी। सेकंड उसका पैशन था, जो उसने इतनी मेहनत की। Her silence reflects deep respect and understanding as she recognizes that Scintilla was truly become a pot maker। तो ये सेंटिला की एक रिस्पेक्ट थी, ओर्नेला की तरफ से सेंटिला के लिए एक रिस्पेक्ट थी कि वो इतना अच्छा पोट मेकर बन चुकी है जितना वो बनना चाहती थी। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिंबलाइज। तो विलेजर्स ने सेंटिला के फादर मैसोबा को ये लाइन कही थी। इस लाइन का क्या मीनिंग है वो हमें यहाँ पर बताना है। दिस स्टेटमेंट सिंबलाइजेस दैट कल्चरल ट्रेडिशन एंड हेरिटेज आर कलेक्टिव प्रॉपर्टी नॉट पर्सनल पोजेशन। यानी जो भी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जो भी उनका ट्रेडिशन है, वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, ना कि किसी एक पर्सनल पर्सन की प्रॉपर्टी है। यानी कि जो पोट मेकर भी है वो भी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उस विलेजर्स की पहचान है पोर्ट मेकिंग करना। तो ये जो है किसी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि कलेक्टिव ट्रेडिशन है उस विलेज का। देन है पोर्ट मेकिंग बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड थ्रू शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो एक इंडिविजुअल की खुद की फीलिंग के बजाय उसको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, यानी कि पूरे उसके कम्युनिटी के मेंबर्स को इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। The line suggests that no one has authority to deny access to tradition based on personal fear or preference। तो सेंटिला की मदर का भी तो यही सीन था ना, उसका एक पर्सनल प्रेफरेंस था कि यार पोर्ट मेकिंग नहीं कराएंगे, अपनी बेटी को हम वीविंग कराएंगे। तो विलेजर्स ने कहा कि ये जो ट्रेडिशन का पास ऑन है ये किसी की पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि ये तो उसको करना ही पड़ेगा। सेंटिला की मदर को अपनी बेटी को ये स्किल सिखानी ही पड़ेगी। आगे है सेंटिला सक्सेस रेनफोर्स दिस आइडिया, यानी लास्ट में जब सेंटिला खुद से पोर्ट बनाना सीख जाती है वो इसी आइडिया को रेनफोर्स करती है, यानी इसी को और भी ज्यादा मजबूत करती है। शोइंग दैट ट्रेडिशन सर्वाइव्स व्हेन इट इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम अक्रॉस जनरेशंस। यानी वो इस बात को मेक श्योर करती है कि जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो हमारा कल्चर है, वो प्रिजर्व रहता है जब उसको फ्रीली एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक उसको ट्रांसफर किया जाता है। The author emphasizes that culture remain alive only when individuals are permitted to connect with it naturally। यानी कल्चर तभी अलाइव रहता है, तभी जिंदा रहता है जब हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के बारे में उनको सिखाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको अपनी स्किल्स पास ऑन करते हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, What is the significance of the concluding line of the story? A new pot maker was born। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमें यहाँ पर बताना है। द कंक्लूडिंग लाइन अ न्यू पोर्ट मेकर वाज बोर्न इज हाईली सिग्निफिकेंट एज इट मार्क्स सेंटिला's ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए साइलेंट ऑब्जर्वर इनटू एन ब्यूटीफुल आर्टिजन। तो जो सेंटिला का ट्रांसफॉर्मेशन था, पहले तो वो एक्सपर्ट पोर्ट मेकर्स को पोर्ट्स बनाते हुए देखती थी एंड फिर खुद ही से एक ट्रू आर्टिजन बन जाती है, यानी खुद ही से इतने अच्छे पोर्ट्स बनाती है। तो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को एक सिंगल लाइन के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। It does not merely indicate her ability to make port,
but symbolizes the birth of an identity shaped by passion and perseverance। तो ये एक नई आइडेंटिटी को भी यहाँ पर शो करता है कि अब वो सेंटिला नहीं रही जो पोर्ट बनाने हुए देखती थी या सोचती थी कि मैं बनाऊंगा, बल्कि एक वो आइडेंटिटी बन चुकी है जो खुद से अपने दम पर खुद से पोर्ट्स बना सकती है, ओनली बिकॉज उसका एक पैशन था, उसका इंटरेस्ट था एंड उसका दृढ़ निश्चय, उसकी बार बार कोशिश करने की क्षमता। इसी कारण से एक उसकी न्यू आइडेंटिटी भी यहाँ पर हमें रिवील होती है। द लाइन आल्सो सजेस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशन थ्रू चॉइस रादर देन फोर्स। तो एक हिसाब से उस पर फोर्स नहीं था, उस पर प्रेशर नहीं था, बल्कि उसने खुद से ही अपने ट्रेडिशन को जिंदा रखने की एक चॉइस को यहां पर चूज किया। आगे है डिस्पाइट ऑपोजिशन एंड हार्डशिप सेंटिला प्रूव्स दैट कल्चर हेरिटेज सर्वाइव्स व्हेन इट इज एम्ब्रेस्ड विलिंगली। यानी हालांकि उसको बहुत डिफिकल्टीज फेस करने को मिले अपने परिवार से भी और अपने खुद की मेहनत से भी, बट स्टिल उसने अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को यहाँ पर जिंदा रखा, अपनी खुद की मर्जी से उसको अडॉप्ट किया। लास्ट है द स्टेटमेंट अफर्म्स दैट talent once recognized become part of community's living tradition ensuring its survival into the future। यानी कि ये इस बात को मेक इंश्योर करता है कि अगर कोई पर्सन दिल से चाहे अपने ट्रेडिशन को जिंदा रखना तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी जिंदा रहता है, आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी उसको पास ऑन किया जा सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम इलेबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला। तो प्रिजर्वेंस का एक पर्सन के ड्रीम के साथ क्या रिलेशन है वो हमें सेंटिला के एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताना है। तो आंसर है प्रिजर्वेंस और एबिलिटी टू कीप ट्राइंग इवन आफ्टर फेलियर इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। तो स्टोरी के मेन थीम यही है कि हालांकि आपको जितनी भी मुश्किलें फेस करने को मिले बट स्टिल आपको कोशिश करते रहना है एंड तब तक करना है जब तक आप परफेक्शन की तरफ नहीं पहुंच जाते। सेंटिला शोज दिस थ्रू हर जर्नी। तो सेंटिला अपनी जर्नी के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करती है। इवन व्हेन हर मदर डिड नॉट सपोर्ट हर, अदर्स लाफ्ड एट हर and she failed again and again for a whole year, she did not give up। हालांकि उसको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, खुद से जब उसने ट्राई किया तब भी उससे एक प्रॉपर पोर्ट नहीं बना, बट स्टिल उसने कभी गिव अप यानी उसने कभी हार नहीं मानी। she felt hurt when she could not even make one proper port but continued trying। तो उसको हर्ट हुआ, उसका इमोशनल मोरल डाउन हुआ कि एक पोर्ट भी उससे प्रॉपर नहीं बना, बट स्टिल वो ट्राई करती रही, वो कोशिश करती रही। शी सीक्रेटली वाच्ड पोर्टर्स, कैरीड क्ले टू प्रैक्टिस, लर्न फ्रॉम ओनुला एंड केयरफुली ऑब्जर्व्ड हर मदर। तो पहले एक्सपर्ट पोर्ट मेकर्स को देखती थी, ओनुला से उसने जो है प्रैक्टिस की, ओनुला के साथ उसने प्रैक्टिस की, अपनी मदर के साथ उसने प्रैक्टिस की। तो ये करते करते आखिरकार उसने इतना अच्छा पोर्ट मेकिंग स्किल को अपने अंदर उसने संभाल लिया। लास्ट है फाइनली व्हेन शी गोट अ चांस टू वर्क अलोन शी यूज्ड एवरीथिंग शी हैज लर्न टू मेक मैनी पोर्ट। तो फाइनली जब उसको चांस मिला कि वो खुद से पोर्ट बना पाए तो उसने अपनी जी जान लगा दी, अपना बेस्ट दिया और बहुत सारे अच्छे अच्छे पोर्ट्स क्रिएट कर दिए। हर हार्ड वर्क टर्न्ड हर पैशन इनटू रियल स्किल। तो उसकी जो पैशन था उसने उसको रियल स्किल में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। The story teaches that talent alone is not enough। तो सिर्फ टैलेंट ही यहाँ पर इनफ नहीं होता, हमें क्या चाहिए? सक्सेस कम्स फ्रॉम द एफर्ट, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक एंड नेवर गिव अप। तो सक्सेस तभी आएगी जब आप कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, अपनी मिस्टेक से सीखेंगे और एक अपने अंदर जज्बा रखेंगे कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है जब तक आप जीत की तरफ नहीं पहुंच जाते। एंड चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इस दिए गए 12 वर्ड्स को 3 कैटेगरीज में हमें इसको यहाँ पर क्लासिफाई करना है, जिसमें पहली कैटेगरी है टूल्स या इम्प्लीमेंट्स, यानी वो औजार जिसका यूज करके हम पोर्ट मेकिंग की प्रोसेस को पूरा करते हैं। सबसे पहले है डाउ जो एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारी नाइफ होती है। सेकंड है स्पैटुला जो पोर्ट्स को शेप देने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है बास्केट जिसके अंदर रख के मिट्टी को अपहिल तक ले जाया जाता है। एंड लास्ट है किल्न यानी कि भट्टी जिसके अंदर पोर्ट्स को रखा जाता है सो दैट वो और भी ज्यादा मजबूत बन सके। आगे है कैटेगरी है रॉ मटेरियल्स की, यानी कि कच्चा माल जिसके थ्रू हेल्प करके हम पोर्ट्स को बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास डो। डो क्या है? जो दो मिट्टी की बात की गई है, एक तो रेड एंड एक ग्रे, तो इन दोनों का मिक्सचर जो बनता है उसे हम डो कहते हैं।
सेकंड है क्ले, जो बहुत बेसिक मटेरियल है जिसके थ्रू हम जो है एक पोर्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। थर्ड है हमारे पास बैम्बू, जिसका यूज हम करते हैं मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए और बेड ऑफ हे बनाने के लिए, यानी कि घास फूस का एक ऐसा बेड जिसके ऊपर रख के हम पोर्ट्स को ड्राई करते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहली प्रोसेस है पाउंडिंग, यानी कि मिट्टी को एक ऐसे बर्तन में रख के उसको ऊपर से ऐसा कूटना सो दैट वो और ज्यादा सॉफ्ट बन सके। सेकंड है रोटेटिंग, जो स्पिनर व्हील के ऊपर पोर्ट्स को रख के जब घुमाते हैं उसको हम रोटेटिंग कहते हैं। थर्ड है हमारे पास शेपिंग, जिसमें हम पोर्ट्स को उसकी आकार देते हैं, उसके शेप देते हैं। एंड लास्ट है सिलेंडर्स। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट टाइप है, बिकॉज सिलेंडर्स को इन्होंने टेक्स्ट बुक में इसको प्रोसेस के अंदर क्लासिफाई किया है, जिसमें ये प्रोसेस है कि हम सिलेंडर के अंदर हम क्ले को रखते हैं एंड देन उसको प्रॉपर शेप देते हैं, उसको ड्राई करते हैं। तो सिलेंडर जो है प्रोसेस के अंडर है, बट स्टिल मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। आप एक बार प्लीज रेफर कर लेना जो भी आपके स्कूल में या कॉलेज में आपको बताया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद वोकैबुलरी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें नीचे दिए गए इन वर्ड्स के थ्रू हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। चलिए एक एक करके सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है बैंकरप्ट, जिसका बेस सेंटेंस है द कंपनी वेंट बैंकरप्ट आफ्टर सफरिंग ह्यूज लॉसेस, यानी भारी लॉसेस के बाद कंपनी का दिवाला निकल गया, यानी वो बैंकरप्ट हो गई। नेक्स्ट है क्रेडिट, यानी उधार। शी यूज्ड हर क्रेडिट कार्ड टू बाय अ न्यू फोन। देन है करेंसी, यानी किसी भी देश की राष्ट्रीय जो मुद्रा है यानी माया है। द करेंसी ऑफ जापान इज येन। आगे है डेप्ट, यानी कर्जा। ही इज वर्किंग हार्ड टू पे ऑफ हिज डेप्ट, यानी अपने कर्जे को खत्म करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। आगे है फिस्कल, यानी कि गवर्नमेंट की मनी या टैक्स रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं, जिसका बेस सेंटेंस है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ फिजिकल पॉलिसी दिस ईयर, यानी उसने एक नई पॉलिसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, जिसके ऊपर बेस सेंटेंस है इन्फ्लेशन हैज मेड बेसिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव, यानी हमारे रोजमर्रा की चीजों को भी यहाँ पर महंगा हो कर दिया गया है इन्फ्लेशन के कारण। आगे है इन्वेस्टमेंट। बाइंग अ प्रॉपर्टी कैन बी अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमें लंबे समय के ऊपर उसका एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे है इंटरेस्ट। तो बेसिकली इंटरेस्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है ब्याज, दूसरा होता है जब हम किसी के काम के लिए प्रति हमारी रुचि हो, उसके लिए हम इंटरेस्टेड हो। तो इसमें मैंने पहले मीनिंग के ऊपर बेस्ड एक सेंटेंस बनाया है, द बैंक चार्जेस हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन के ऊपर वो काफी ज्यादा ब्याज जो है वसूल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर नाउन क्लोजेस को फिल करना है। देखिए नाउन क्लोजेस पहले होते क्या हैं एंड इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। देखिए नाउन क्लोजेस को आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी मेथड है। आपके पास जो स्टेटमेंट है उससे आप एक तो क्वेश्चन पूछिए हु, दूसरा पूछिए हुम, तीसरा पूछिए व्हाट। बस अगर ये तीन क्वेश्चंस का आंसर आपका सर्कल्ड पार्ट दे रहा है, इट मींस वो नाउन क्लोज है। एग्जांपल का तो समझते हैं, शी रियलाइज दैट द, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं शी रियलाइज्ड व्हाट, तो आगे जो आंसर दे रहा है वो क्या है, उसका नाउन क्लोज है, जो नाउन का यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर उसको पूरा करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट समथिंग, शी इंट्यूटिवली सेंस्ड व्हाट, तो अगेन हमारे पास उसका आंसर देने वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उसका नाउन क्लोज है। एंड इसी तरह से हमें यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट्स को यहाँ पर फिल करना है बेस्ड ऑन द नाउन क्लोजेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एल्डर्स एम्फसाइज दैट ट्रेडिशनल स्किल शुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो एल्डर्स ने क्या एम्फसाइज किया, यानी एल्डर्स एम्फसाइज्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर दे रहा है, यानी ये क्या है, एक नाउन क्लोज है। तो उसका आंसर हम क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल स्किल्स जो है वो आगे जनरेशंस को भी पास ऑन की जानी चाहिए। मैसोबा एक्सप्लेन्ड व्हाई एरेला वाज अनविलिंग टू टीच पोट्री टू सेंटिला। ओनुला प्रॉमिस वाज दैट शी वुड गाइड सेंटिला पेशेंटली इन द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग। फोर्थ सेंटेंस है सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट which required great skill and steady hands. Last है the kiln where pots were baked and hardened required careful attention to prevent over or under firing. तो इसी तरह से हमने सभी में यहाँ पर नाउन क्लोजेस को फिल कर दिया है। मोस्टली व्हाट क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, सो इसको आइडेंटिफाई करना और भी ज्यादा हमारे लिए इजी हो गया। इसके बाद आगे हमें एडजेक्टिवल क्लोज या फिर रिलेटिव क्लोज को फाइंड आउट करना है। तो पिछली बार की तरह ये भी बहुत इजी है।
देखिए एडजेक्टिव्स क्या काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं, उसको और भी ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिवल क्लोज भी इसी बात को फॉलो करता है। यह क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को और भी ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म में डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, एरेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। तो ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रिवर बैंक को कर रहा है। तो ये क्या बन गया, इसका एडजेक्टिवल है या फिर रिलेटिव क्लोज बन गया। अभी इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कंप्लीट करना है द सेंटेंसेस विद सूटेबल रिलेटिव क्लोज। तो पहला क्वेश्चन है, सेंटिला हुज इंटरेस्ट इन पोट्री वाज स्ट्रॉन्ग। तो सेंटिला को डिस्क्राइब किया है ना जिसका इंटरेस्ट ज्यादा था, प्रैक्टिस द क्राफ्ट डिलिजेंटली। आगे है द विलेज काउंसिल वेयर इंपोर्टेंट डिसीजंस वर टेकन। तो विलेज काउंसिल को यहाँ डिस्क्राइब किया गया कि वहां पर इंपोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। सोट एन एक्सप्लेनेशन फॉर एलेनास रिलक्टेंस। आगे है द पोर्टर्स हैंड विच मूव्ड स्किलफुली एंड विद केयर शेप द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशंस। देन है एरेला, हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग which she believed was more useful for the family. Last है, Masoba went home and discussed the matter with Arenla, who followed and respected the village council decision. तो अगेन अरेनला के डिसीजन को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो इसी तरह से एडजेक्टिवल या रिलेटिव क्लोज क्या करते हैं, नाउन को यहाँ पर और भी ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म में डिस्क्राइब कर देते हैं। बस इतनी सी बात। एंड स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट सेगमेंट की तरफ जहां हमें डिटरमाइनर्स को यहाँ डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो नाउन से पहले आकर उसकी क्वांटिटी, डेफिनेटनेस या ओनरशिप को डिस्क्राइब कर दें, उसको स्पेसिफाई कर दें। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो एग्जांपल है इसमें वर्ड क्ले, पोर्ट्स या इंडिविजुअल्स, ये सभी क्या है, ये सभी नाउन्स हैं। उससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है सम, मैनी, एनी, दिस, इनफ, ये सभी क्या है, डिटरमाइनर्स है। इसी के बेस पर हमारे पास आगे कुछ लिस्ट दी गई है डिटरमाइनर्स की। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड आउट सम मोर डिटरमाइनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में से कुछ डिटरमाइनर्स हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हर, हिज, द, लिटिल, वन, नो, माई, अ बैच ऑफ, एंटायर, ऑल, एनी, एवरीवन, सम, अनदर। ये सभी क्या है, डिटरमाइनर्स है जो नाउन से पहले आकर उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। एंड स्टूडेंट्स इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें इन ब्लैंक्स को डिटरमाइनर्स के साथ फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सेंटेंस को रीड करते हैं। द फ्लोरिस्ट अरेंज 5 बुकेज। तो यहाँ पर 5 क्या है, क्वांटिटी है। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बुके। बुके अपने आप में क्या है, नाउन है। तो नाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कौन करते हैं, डिटरमाइनर्स। ओके, 5 बुके फॉर हर क्लाइंट्स। अगेन क्लाइंट्स क्या है, नाउन है। हर क्या है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है, उसकी यूनिकनेस को शो कर रहा है। तो अगेन ये क्या आ गया, उसका डिटरमाइनर आ गया। ऐसे ही हमें आगे ब्लैंक्स को फिल करना है। दैट वर डिस्प्लेड इन एन एलिगेंट फ्लोरल शॉप। बी सेंटेंस है हमारे पास, द कारपेंटर क्राफ्टेड सम यूनिक टेबल्स एंड दे बिकेम सेंटरपीस इन दिस फर्नीचर कलेक्शन। सी स्टेटमेंट हमारे पास, ऑल ऑफ द अप्रेंटिस इन द culinary class demonstrated their knife skills during the intense cooking session. Then many of the sculptures were displayed at the art exhibition showcasing their diverse artistic skills. एंड स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा वोकैबुलरी पार्ट, क्वेश्चन पार्ट एंड सभी क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ।